हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCC 106 डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द मेजर डिबेट्स इन साइकोलॉजी विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद सोसाइटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें साइकोलॉजी के मेजर डिबेट्स के बारे में बताना है, खासकर उन डिबेट्स के जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का क्या रिश्ता है। इसमें हमें अलग अलग साइकोलॉजिकल व्यूज को समझना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी में हमेशा से ये डिबेट रही है कि इंसान का बिहेवियर उसके अंदर से आता है या सामाजिक परिस्थितियों का असर होता है। इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के रिश्तों को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स जैसे इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, नेचर वर्सेस नर्चर और पर्सनल एजेंसी वीएस सोशल स्ट्रक्चर बहुत मायने रखते हैं। इन डिबेट्स को समझने से हम ये जान सकते हैं कि इंसान समाज को कैसे शेप करता है और कैसे उससे प्रभावित होता है। मेन बॉडी। 1. इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इस डिबेट में ये डिस्कस किया जाता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, व्यक्ति या समूह। इंडिविजुअलिज्म में पर्सनल गोल्स और फ्रीडम पे जोर दिया जाता है, जैसे वेस्टर्न कल्चर्स। कलेक्टिविज्म में सामूहिक मेल जोल और सोशल हार्मनी को ज्यादा मायने दिया जाता है, जैसे एशियन कल्चर्स। एग्जाम्पल, इंडिविजुअलिस्ट कल्चर में लोग अपने आप को क्रिएटिव या इंडिपेंडेंट के रूप में डिफाइन करते हैं, जबकि कलेक्टिविस्ट कल्चर में मैं एक अच्छी बेटी हूं जैसा आइडेंटिटी होता है। 2. नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ये पुराना सवाल है कि इंसान का व्यवहार जीन से तय होता है, नेचर या एनवायरनमेंट से, नर्चर। इंडिविजुअल सोसाइटी कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में नर्चर पे फोकस होता है, जैसे कि सोसाइटी, कल्चर और परिवार का प्रभाव। बैंडोरा की सोशल लर्निंग थियरी कहता है कि लोग समझ के थ्रू लर्निंग करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में पलता है जहां हिंसा होती है तो वो हिंसा सीख सकता है। 3. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म वर्सेस एसेंशियलिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म कहता है कि काफी चीजें जैसे जेंडर रोल्स या मेंटल इलनेस सोसाइटी द्वारा बनाई जाती है। एसेंशियलिज्म कहता है कि ये सब चीजें जन्मजात होती है। यह डिबेट ये दिखाता है कि क्या लोग सोसाइटी के नैरेटिव से बनते हैं या उनका अपना इंटरनल एसेंस होता है। एग्जाम्पल, अलग अलग कल्चर्स में जेंडर रोल्स अलग होते हैं, इसका मतलब है कि ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। 4. पर्सनल एजेंसी वर्सेस स्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म। इस डिबेट में ये पूछा जाता है कि क्या व्यक्ति अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकता है, एजेंसी या सब कुछ सोशल स्ट्रक्चर जैसे कास्ट, क्लास पे डिपेंड करता है। कार्ल रॉजर्स जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास चॉइस होता है, एजेंसी। लेकिन क्रिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं कि सामाजिक स्ट्रक्चर चॉइसेस को लिमिट करता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कितना सक्सेसफुल होगा ये उसकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है, एजेंसी, पर साथ ही उसके स्कूल और एनवायरनमेंट पे भी, स्ट्रक्चर। कंक्लूजन। ये डिबेट्स दिखाते हैं कि इंसान और समाज के बीच का रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे व्यक्ति समाज का हिस्सा है और उससे प्रभावित भी होता है। इन डिबेट्स को समझकर हम बेहतर साइकोलॉजिकल सपोर्ट और सामाजिक पॉलिसीज बना सकते हैं। असलियत में व्यक्ति और समाज दोनों का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 6. Discuss the contribution of Hermann von Helmholtz in early experimental psychology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज के अर्ली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में किए गए काम को एक्सप्लेन करना है। इसमें उनकी रिसर्च, थियरीज और एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र करना होगा, खासकर सेंसेशन, परसेप्शन, सेंसर्स की फिजियोलॉजी पर। साथ ही ये बताना है कि उनका काम साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाने में कैसे मददगार रहा। आंसर। इंट्रोडक्शन। हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज 1821 to 1894 एक जर्मन डॉक्टर और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फिजियोलॉजी, फिजिक्स और साइकोलॉजी में बहुत काम किया। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के शुरुआती युग में उनका बहुत बड़ा योगदान था।
उन्होंने विजन, हियरिंग, रिएक्शन टाइम और नर्व कंडक्शन स्पीड पर रिसर्च करके दिखाया कि मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिकली मेजर किया जा सकता है। उनका काम फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जिससे साइकोलॉजी एक लैब बेस्ड साइंस बनने लगी। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और साइंटिफिक अप्रोच। हेल्महोल्ट्ज डॉक्टर द, लेकिन उनकी फिजिक्स और फिजियोलॉजी में भी डीप नॉलेज थी। उनका मानना था कि मेंटल प्रोसेसेस को भी एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट से समझा जा सकता है। उन्होंने बायोलॉजी और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर परसेप्शन और कॉग्निशन को समझाया। उन्होंने ये आइडिया दिया कि परसेप्शन पूरी तरह से अनेक नहीं होती, बल्कि सेंसरी इनपुट और लर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है। 2. नर्व फिजियोलॉजी पर रिसर्च। उनका एक बड़ा योगदान था नर्व कंडक्शन स्पीड को मेजर करना। पहले ये माना जाता था कि नर्व सिग्नल्स तुरंत ट्रैवल करते हैं। फ्रॉग के नर्व्स पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिखाया कि नर्व कंडक्शन स्पीड 27 to 38 मीटर होती है। इस डिस्कवरी ने प्रूव किया कि मेंटल प्रोसेसेस का फिजियोलॉजिकल बेस होता है जो मेजरेबल है। 3. सेंसेशन और परसेप्शन में योगदान। ए. विजन। थॉमस यंग के साथ मिलकर यंग हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमैटिक थियरी ऑफ कलर विजन बनाए। बताया कि रेटिना में 3 टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के लिए। आई अकोमोडेशन का प्रोसेस समझाया, जिसमें लेंस शेप चेंज करके अलग डिस्टेंसेस पे फोकस करता है। बी. हियरिंग। रेजोनेंस थियरी ऑफ हियरिंग बनाई, जो बताती है कि कॉक्लिया का बैसिलर मेम्ब्रेन अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग तरह वाइब्रेट करता है। उनका काम दिखाता है कि हियरिंग एक मैकेनिकल और न्यूरल प्रोसेस दोनों होती है। 4. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पर असर। हेल्महोल्ट्ज के स्टूडेंट्स में से एक विल्हेम वंड द, जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब शुरू की। उनकी रिसर्च ने दिखाया कि साइकोलॉजिकल चीजों को क्वांटिफाई किया जा सकता है। रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट्स का इंपॉर्टेंस बताया, जिससे मेंटल प्रोसेसिंग स्पीड का मेजरमेंट पॉसिबल हुआ। कंक्लूजन। हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज ने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनके नर्व कंडक्शन, विजन और हियरिंग थियरीज और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे फोकस ने लेटर साइकोलॉजिस्ट्स के लिए फाउंडेशन बनाए। उन्होंने फिजियोलॉजी को मेंटल प्रोसेसेस से डायरेक्टली कनेक्ट करके साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ा दिया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss the contribution of any two British empiricists in psychology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट थिंकर्स को चूज करके उनका साइकोलॉजी में क्या योगदान था, वो बताना है। हमें एम्पिरिसिज्म का मतलब समझाना है और ये दिखाना है कि उनके आइडियाज ने साइकोलॉजिकल थॉट को कैसे इन्फ्लुएंस किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। एम्पिरिसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि सारा ज्ञान हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस से आता है। ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जिसका साइकोलॉजी पे गहरा प्रभाव पड़ा। जॉन लॉक और डेविड हमे जैसे थिंकर्स ने लर्निंग और एसोसिएशनिज्म के थियरीज के लिए स्ट्रांग बेस बनाया। इस आंसर में हम जॉन लॉक और डेविड हमे के कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. जॉन लॉक ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के जनक। टैब्यूलर रसा, ब्लैंक स्लेट। लॉक ने कहा कि इंसान का दिमाग जन्म के समय एक ब्लैंक स्लेट होता है, जिसमें अनुभव के जरिए ही नॉलेज आता है। इसने अनेक आइडियाज का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट किया। सेंसरी एक्सपीरियंस का महत्व। उनका मानना था कि सभी आइडियाज 2 चीजों से आते हैं, सेंसेशन, बाहरी स्टिम्युलाई, और रिफ्लेक्शन, अंदर के मेंटल प्रोसेसेस जैसे सोचना, डाउट करना। साइकोलॉजी में योगदान। लॉक का ये आइडिया कि एनवायरनमेंट से लर्निंग होती है, बिहेवियरिज्म और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बेस बन गए। उन्होंने एनवायरनमेंट के इफेक्ट को हाईलाइट किया। 2. डेविड हमे एम्पिरिसिज्म और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इंप्रेशंस और आइडियाज का थियरी। हमे ने बताया कि इंप्रेशंस, स्ट्रॉन्ग सेंसरी एक्सपीरियंसेस, और आइडियाज, उनकी फेंट कॉपी, दिमाग में कैसे काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स आइडियाज सिंपल इंप्रेशन से बनते हैं। एसोसिएशन के प्रिंसिपल्स। उन्होंने 3 बेसिक रूल्स दिए, रिजेम्बलेंस, कॉन्टिग्यूटी और कॉज इफेक्ट, जिनके थ्रू दिमाग में आइडियाज एसोसिएट होते हैं। ये बाद में एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी का बेस बने। कॉजालिटी का क्रिटिसिज्म। हमें ने ये भी कहा कि कॉज इफेक्ट का रिलेशन एक्सपीरियंस से आता है, ये पहले से पता नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डीपली इम्पैक्ट किया। 3. साइकोलॉजी पर सामान्य प्रभाव। एसोसिएशनिज्म का बेस। लॉक और हमें दोनों ने ये आइडिया दिया कि दिमाग एक्सपीरियंस के एसोसिएशंस के थ्रू काम करता है।
यह कॉन्सेप्ट लेटर साइकोलॉजिकल स्कूल्स जैसे बिहेवियरिज्म में उस हुआ। लर्निंग थियरीज पे इम्पैक्ट। उनका फोकस ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे था, जिसने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डायरेक्शन दी। उनके आइडियाज से साइकोलॉजी मेटाफिजिक्स से दूर गया। एजुकेशनल साइकोलॉजी में योगदान। लॉक का ये मानना कि एनवायरनमेंट इंसान को शेप करता है, एजुकेशन के फील्ड में बहुत यूजफुल साबित हुआ। कंक्लूजन। तो जॉन लॉक और डेविड हमे जैसे ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट्स ने साइकोलॉजी को एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनका एम्फेसिस एक्सपीरियंस और लर्निंग पे था, जिसका असर आज भी कॉग्निटिव और लर्निंग थियरीज में दिखता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? Critically evaluate the method of introspection in structuralism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले इंट्रोस्पेक्शन का मतलब बताना है, फिर बताना है कि स्ट्रक्चरलिज्म में इसका उस कैसे हुआ, खासकर वंट और टिचनर के द्वारा। आखिर में हमें इस मेथड की लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने खुद के थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना। ये एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल में इंट्रोस्पेक्शन को प्राइमरी मेथड के रूप में किया गया। विलहेल्म वंट और एडवर्ड टिचनर ने इस मेथड को सिस्टमैटिकली डेवलप किया था। इस आंसर में हम इंट्रोस्पेक्शन के कॉन्सेप्ट, उसका और क्रिटिसिज्म को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ होता है अंदर देखना, यानी अपने मानसिक अनुभवों को ऑब्जर्व करना। इसका मेन एम होता है मेंटल एक्सपीरियंसेस को उनके बेसिक पार्ट्स जैसे कि सेंसेशंस, फीलिंग्स और इमेजेस में तोड़ना। वंट ने इस मेथड को लैबोरेटरी सेटिंग में ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स के साथ किया था ताकि ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। 2. रोल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल, जो मेनली एडवर्ड टिचनर ने डेवलप किया था, ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर को समझने पर फोकस करता था। टिचनर ने इंट्रोस्पेक्शन का यूज करके कॉन्शियसनेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: सेंसेशंस, इमेजेस और अफेक्शंस। ऑब्जर्वर्स को स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो अपने इंटरनल स्टेट्स को बिना इंटरप्रिटेशन के एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकें। एग्जाम्पल। एक ऑब्जर्वर को एक फूल दिखाया जाता था और उससे ये बताने को कहा जाता था कि उसने क्या देखा, जैसे कलर या ब्राइटनेस, लेकिन उसका नाम या पर्सनल फीलिंग नहीं बतानी होती थी। 3. क्रिटिसिज्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। सब्जेक्टिविटी। इंट्रोस्पेक्शन पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, जो साइंटिफिक वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लमैटिक है। रिलायबिलिटी की कमी। अलग ऑब्जर्वर्स एक हाई स्टिम्युलस के लिए अलग रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं, जो मेथड को अनरिलायबल बनाता है। ट्रेनिंग बायस। ऑब्जर्वर्स को स्पेसिफिक तरीके से ट्रेन किया जाता था, जिससे नेचुरल एक्सपीरियंस डिस्टॉर्ट हो जाता था। स्कोप लिमिटेड था। इंट्रोस्पेक्शन अनकॉन्शियस प्रोसेसेस या मेंटल इलनेस जैसे टॉपिक्स को स्टडी नहीं कर सकता था। 4. इम्पैक्ट एंड लेटर रेलेवेंस। इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद इंट्रोस्पेक्शन ने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डायरेक्शन दिया। इसने नए स्कूल्स जैसे बिहेवियरिज्म और फंक्शनलिज्म को जन्म देने में मदद की। आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी में सेल्फ रिपोर्ट मेथड्स जैसे क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज यूज होते हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन से इंस्पायर्ड है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को समझने के लिए कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन का करती है। कंक्लूजन। इंट्रोस्पेक्शन ने अर्ली साइकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्पेशली स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि इस मेथड में कई लिमिटेशंस थी जैसे ऑब्जेक्टिविटी और कंसिस्टेंसी की कमी, फिर भी इसने साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड की। आज भी इसके मॉडर्न वर्जन्स का यूज किया जाता है सेल्फ अवेयरनेस और परसेप्शन समझने के लिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।